नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2022 से संबंधित। तो 1512 पदों पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती हेतु विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले विद्युत विभाग ने एक शॉर्ट नोटिस द्वारा भर्ती की जो जानकारी थी वो दी गई थी, लेकिन उसमें बहुत से डाउट थे विद्यार्थियों के। तो अब इसके लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो अपने संपूर्ण जो बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए ज़रूरी योग्यता से लेकर के और इसमें पूरी सिलेक्शन प्रोसेस तक प्रत्येक बिंदु पे अपने डिटेल रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा देख लें, ताकि प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ और पसंद आ सके। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें, ताकि जब भी नवीनतम अपडेट आए चैनल के माध्यम से तो आपको समय समय पर उसकी जानकारी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। तो रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट टेक्निकल हेल्पर थर्ड इन फॉलोइंग 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ राजस्थान हुज आर ऑपरेशन इन डिटेल्स बिलो। यानी कि राजस्थान की जो 3 विद्युत वितरण जो कंपनियां हैं वो उन्होंने टेक्निकल हेल्पर के थर्ड हेतु जो पद है उसके लिए जो आवेदन है वो मांगे गए हैं। अगर अपने बात करें इन कंपनियों की तो इसमें नाम आता है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का JVVNL, जिसके अंदर इसके जो अलग अलग ब्रांचेज हैं उनके नाम भी दे रखे हैं। फिर अपने बात करें अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की, इनके भी ब्रांचेज का उनके नाम दे रखे हैं। फिर अपने बात करें तीसरी जो इकाई है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तो इस भर्ती हेतु पदों के लिए जो आवेदन है वो मांगे हैं। फिर देखिए आगे इसमें क्या कहा गया है, पदों का जो वर्गीकरण है वो इसके अंतर्गत दे रखा है। इसमें दे रखा है फॉर नॉन TSP अर्थात गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो इसमें देखिए अनरिजर्व कैटेगरी ST, SC, BC, MBC, EWS, शहरिया एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी इसमें सीट बताई गई है। तो कुल मिला के बात करें तो ये जो टोटल वैकेंसीज है नॉन TSP के अंतर्गत 1405 वैकेंसीज इसके अंतर्गत रखी गई है। और फिर अपने बात करें TSP एरिया के अंतर्गत, तो ये जो पोस्ट है वो TSP के अंतर्गत इसमें आवेदन इसके अंतर्गत मांगे गए हैं। तो TSP एरिया की जो कुल पोस्ट है उसकी अगर अपने बात करें तो ये रहेगी 107 पोस्ट टोटल वैकेंसी इसमें बताई गई है। ये अलग अलग इसका ब्यौरा है वो दे रखा है। फिर अपने बात करें तो इस भर्ती के लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता या ज़रूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या आपके पास होनी चाहिए कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो देखिए इसमें दे रखा है कैंडिडेट मस्ट पासेज द क्वालिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी फ्रॉम RBC CBSE, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा हो या उसके समानार्थी आपने बोर्ड से कोई परीक्षा पास कर रखी हो। साथ में इसमें दे रखा है अलोंग विद ITI, यानी कि ITI डिप्लोमा जिसमें NCVT या SCVT या NSC इनमें से कोई भी डिप्लोमा के अंतर्गत आपने ITI कर रखा हो या उसके समानार्थी आपने कोई क्वालिफिकेशन इसके समानार्थी कोई ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रिशियन के अंदर, लाइनमैन के अंदर SBA, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रिशियन के अंदर आपने जो योग्यता है वो हासिल कर रखी है, तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हो। इसकी ये रखी पर थर्ड में ये उपयोगी पॉइंट इस बारे में बता रखा है। ए पर्सन हु हैज़ अपीयर्ड और इज अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑफ अफोरसेड रिक्वाइजिट educational qualification shall be eligible to apply for the post, but he या she shall have to submit proof of having acquirement the requisite educational qualification at the time fixed for document verification after online competitive examination that of mark sheet of educational qualification shall be deemed to be the date of acquiring the qualification। यानी कि आप इस जो भी शैक्षणिक योग्यता जरूरी बता रखी है उसके यदि आप अंतिम वर्ष में हो या आपने प्रवेश ले रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। कि ये कि जब भी इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको जो फाइनल इसकी जो मार्कशीट है जिसमें अभी आप अपीयरिंग दिखा रहे हो वो आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी। यदि तब तक आप जो फाइनल मार्कशीट प्राप्त नहीं कर पाते हो तो इसमें आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। फिर अपनी बात करें आयु सीमा की, आयु सीमा क्या रखी गई है, तो इसमें दे रखा है 18 से लेकर के और आपकी जो आयु है वो 28 के बीच में होनी चाहिए। और आयु का जो कैलकुलेशन है वो 1 यानी कि 1 जनवरी 2023 से तक काउंट किया जाएगा। लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट प्रदान भी की गई है।
तो इसमें दे रखा है 5 ईयर इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी कि SC ST बैकवर्ड क्लासेस जिसमें नॉन क्रीमी लेयर, इनके लिए 5 वर्ष की छूट दे रखी है। इसके अलावा द अपर एज लिमिट मेंशन अबो शेल बी रिलैक्सड बाय 5 ईयर रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबल यानी कि जो अयोग्य है अभ्यर्थी है उनके लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान है की गई। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज भी इसमें छूट है वो रिलैक्सेशन है वो दी गई है, तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। फिर अपनी बात करें आगे, इसमें आपको दिए जाने वाले भत्ते और सैलरी के बारे में बता रखा है। तो द कैंडिडेट ऑन अपॉइंट विल बी इनिशियली अपॉइंट एज ए प्रोबेशनर ट्रेनी फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग दे विल बी पेड फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ऑफ RS 13,500 पर मंथ ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ probation training period they will be fixed as the minimum of level 4 in pay metric level। वेतन जो बता रखा है 19,200 रुपये पर मंथ, यानी कि 2 साल का जो प्रोबेशन काल रहेगा उसके अंतर्गत तो आपको जो फिक्स वेतन है वो 13,500 दिया जाएगा। उसके बाद में आप यदि सक्सेसफुली प्रोबेशन काल पूरा कर लेते हो उसके बाद में 4 जो पे मेट्रिक लेवल 4 के अनुसार जो आपका वेतन है वो 19,200 रुपये पर मंथ आपको वेतन है वो इसके अंतर्गत होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन प्रोड्यूसर इसमें क्या रहेगा, आपकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो इसमें दे रखा है कंप्यूटर बेस्ड कॉमन CBT यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेक्निकल हेल्पर थर्ड शेल बी कंडक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड यानी कि ऑनलाइन रूप से आपका CBT लिया जाएगा। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंजिस्ट ऑफ 2 फेजेज यानी कि आपका इसके अंदर प्री और मेन 2 एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस के 2 एग्जाम आपके सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत लिए जाएंगे। इसमें दे रखा था pre-examination will only be for screening and short listing of candidates. There shall be no weightage of marks secured in pre-examination for preparing final merit after main examination. The pre-examination shall consist of the objective type question on general awareness and technical knowledge. There shall be 100 question carrying 1 marks of each। यानी कि इसके अंतर्गत आपके 2 फेज के अंदर 2 परीक्षाएं ली जाएगी। पहले आपका प्री होगा उसके बाद में मेन होगा। प्री एग्जाम है वो केवल आपको शॉर्ट लिस्ट या वहाँ पे सीधा कहें तो आपकी छंटाई करने के लिए लिए जाएंगे। इसके जो नंबर है वो फाइनल मेरिट या फाइनल जो एग्जाम के बाद मेरिट बनेगी उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। ये केवल आपका क्वालिफाइंग पेपर ही रहने वाला है और ये आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का यहाँ पे रहेगा। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है। फिर अपनी बात करें एग्जाम पैटर्न की पहले पेपर की, तो देखिए इसमें आपके अलग अलग डिवाइडेशन वो दे रखा है। जिसमें अपनी बात करें सिलेबस की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जनरल साइंस तो 10% 10 क्वेश्चन और राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर करंट अफेयर से संबंधित 35 क्वेश्चन 35 नंबर के लिए। और फिर अपनी बात करें आगे तो देखिए फिर आपका यहाँ पे पूछा जाएगा जो इंडिया और वर्ल्ड का जियोग्राफी कल्चर हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न, इसमें आपका वेटेज रहेगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। फिर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन सिलेबस ITI NAC इन द ट्रेड कंसर्न यानी कि जिस भी ट्रेड से उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 50 नंबर के लिए, यानी कि मैक्सिमम वेटेज इसका रहेगा। इस प्रकार कुल आपका पेपर 100 नंबर का और 100 प्रश्न और टाइम दिया जाएगा इसमें 2 घंटे का आपको समय पेपर हल करने के लिए, यानी कि 120 मिनट समय इसके अंतर्गत आपको दिया जाएगा। ये पेपर फर्स्ट का शेड्यूल इसके अंतर्गत रहेगा। फिर अपनी बात करें सेकंड, इसमें यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ TS यानी कि टेक्निकल हेल्पर थर्ड विल हैव टू अपीयर इन द प्री एग्जामिनेशन। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी 10 times to the total number of vacancies, but in the shared range all those candidates who secure the make marks same marks as be fixed for any lower range will the admitted to the main examination। यानी कि स्पष्ट यदि अपनी बात करें तो यहाँ से जितने भी अभ्यर्थी पेपर पास करेंगे उससे फिर एक मेरिट निकाली जाएगी और उनका 10 गुना जो अभ्यर्थी है वो आगे पेपर मेन के लिए उनको पास किया जाएगा। यानी कि प्री के बाद में आपके 10 गुना जो विद्यार्थी है उनको आगे नेक्स्ट पेपर के लिए यानी कि मेन एग्जाम के लिए पास किया जाएगा। फिर अपनी बात करें मेन एग्जाम का शेड्यूल क्या इसमें रहेगा, तो इसमें दे रखा है मेन एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट टू द 2 पार्ट। यह आपका 2 पार्ट में पेपर रहेगा। द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस पार्ट A एंड B शैल बी अंडर, यानी कि इस पेपर का जो सिलेबस है वो यहाँ पे दे रखा है, इस पर अपनी चर्चा करते हैं। तो देखिए सिलेबस एंड स्टैंडर्ड, इसमें भी आपका जनरल साइंस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो इसका जो वेटेज रहेगा 5-5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के लिए। फिर करंट अफेयर जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट राजस्थान
जो कल्चर हिस्ट्री से संबंधित जो पोर्शन है वो आपका 30 नंबर 30% पूछा जाएगा। फिर इंडिया और वर्ल्ड के लिए तो ये भी 10 नंबर 10 क्वेश्चन। और पार्ट बी की बात करें तो इसमें द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस विल बी ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ ITI NSE इन द ट्रेड कंसर्न। तो ये जो आपका वेटेज इसमें रहेगा 100 नंबर 100 क्वेश्चन के लिए। कुल मिला के बात करें तो ये आपका पूरा पेपर 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर रहेंगे और इसके लिए भी आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा अर्थात 120 मिनट। तो ये पूरा पैटर्न रहेगा एग्जाम, मेन एग्जाम या सेकेंड एग्जाम की बात करें तो उसका। फिर देखिए आगे इसमें क्या दे रखा है, इस पर भी अपने चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें दे रखा है द क्वेश्चन पेपर ऑफ फर्स्ट एंड फेज प्री एंड मेन सेल बी कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि दोनों पेपर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार के रहने वाले हैं विद द 5 ऑप्शन एज आंसर, यानी कि 5 जो ऑप्शन है इसके उत्तर के दिए जाएंगे। द क्वेश्चन पेपर शेल बी बाईलिंगुअल, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में ये पेपर आपको मिलेगा। बट इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन एम्बिग्यूटी विद द रिगार्ड टू इंटरप्रेशन ऑफ द प्रिंटिंग एरर द इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन शेल प्रेवेल, यानी कि किसी भी कंडीशन में यदि कोई भी प्रश्न में कन्फ्यूजन या कोई गलती आती है तो उस आधार पे आपका जो इंग्लिश वर्जन का पेपर है उसके प्रश्न को सही माना जाएगा। द पार्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज इन द प्री एंड मेन एग्जामिनेशन शेल बी कॉमन फॉर ऑल ट्रेड्स, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, SBA, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रिक, यानी कि सब ट्रेड के लिए कॉमन पेपर रहेगा। फिर देखिए आगे इसमें क्या दे रखा है, आगे इसमें दे रखा है देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग या नकारात्मक अंकन है नहीं रखा जाएगा। फिर आगे दे रखा है देयर शेल बी नो मैक्सिमम पास मार्क्स इन प्री एग्जामिनेशन, हाउएवर कैंडिडेट अपीयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन शेल बी रिक्वायर्ड द ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स सिलेक्शन इन यूर, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरीज रिलैक्सेशन ऑफ 5%, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो मिनिमम जो पास आउट परसेंटेज है वो 30 रखे जाएंगे। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज इसमें देर किया उसमें उन विद्यार्थियों को 5% मिनिमम जो पास आउट नंबर है उसमें छूट प्रदान है की जाएगी। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दे रखी है। फिर इसमें दे रखा है 1.5 टाइम ऑफ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ कॉमन मेरिट लिस्ट ऑल कंपेनिंग प्रिपेयर्ड एज पर मार्क्स सिक्योर्ड इन मेन एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें आपके मेन एग्जाम होने के बाद में 1.5 गुना जो विद्यार्थी है उनको इसमें पास किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको बुलाया जाएगा। इसके अलावा अन्य भी जानकारियां दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी दे रखा है कि इसमें जो इंटरव्यू है वो नहीं होने वाला, देयर शेल बी नो इंटरव्यू, यानी कि आपके एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत कुल मिला की बात करें तो 2 फेज रहेंगे, पेपर फर्स्ट प्री, पेपर सेकंड मेन, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट जारी होगी। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंतर्गत रहने वाला है। फिर अपनी बात करें सेंटर एग्जामिनेशन, यानी कि आपको सेंटर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, यहाँ पेपर कहाँ होगा। तो द सेंटर एग्जामिनेशन विल बी केप्ट इन राजस्थान, फेयर रेबली इन द जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, मानगढ़, सीकर, अलवर। तो ये राजस्थान के अंतर्गत सेंटर है वो इसमें रखे गए हैं। तो ये सेंटर आपको एग्जाम के अंतर्गत पेपर देने के लिए मिलेंगे। फिर अपनी बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आवेदन करने की जो डेट है वो क्या रहेगी। तो आपका आवेदन करने की जो डेट है वो 9 फरवरी 2022 से लेकर के और आप 28 फरवरी 2022 तक इसके लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फिर अपनी बात करें एप्लीकेशन फ़ीस, आवेदन करने की जो फ़ीस है वो इसमें आपके लिए क्या लगने वाली है। तो अनरिजर्व कैटेगरी अर्थात जनरल की बात की जो फीस रहेगी वो 1200 रुपये फीस, और बाकी जो कैटेगरी है उसके लिए 1000 रुपये जो फीस है वो इसके अंतर्गत लगने वाली है, यानी कि 1200 रुपये और 1000 रुपये इसके लिए आवेदन करने के लिए जो फीस है वो इसके अंतर्गत लगेगी। तो बाकी जानकारियाँ भी इसमें अन्य जानकारियाँ जैसे स्पोर्ट्स कोटे से क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो सकती है तो वो सब जानकारियाँ आप इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें देख सकते हो। आवेदन करने की प्रोसेस बाकी जानकारियाँ भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो। अपने वीडियो में केवल ऐसे संबंधित जो मुख्य बिंदु उस पर चर्चा करी है। तो नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें लिंक के द्वारा, या टेलीग्राम पर जाइए सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस, तो हमारा चैनल आपको वहाँ से मिल जाएगा। चैनल पे आपको उसका पूरा नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका PDF मिल जाएगा, तो आप प्रत्येक बिंदु को एक बार फिर से अच्छे से देख सकते हो और क्लियर कर सकते हो। तो ये थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ और पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी उपयोगी जानकारियाँ हैं वो आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।